हाय। अलग अलग सेमिनार में या अलग अलग वर्कशॉप में बहुत सारे लोग लेबर लॉज को लेके बहुत सारे सवाल करते हैं। कोई बोलता है सर अगर मेरे साइट पे या मेरे फैक्ट्री पे ये सही एप्लीकेबल है तो उधर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अगर ये सही एप्लीकेबल नहीं है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है। मान लीजिए ये सही भी है, वर्कमैन कंपनसेशन है, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो ईडीएलआई पॉलिसी है उससे वो पैसा उठा सकता है क्या। अगर ये तीनों भी है फिर भी हम लेबर वेलफेयर फंड एज ए एम्प्लॉयर जमा करते हैं तो उसमें पैसा ले सकते हैं क्या। तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो मुझे लगा एक एक ऐसा वीडियो बननी चाहिए जिसमें ये क्लैरिफाई हो सके कि एक एम्प्लॉय को या एक वर्कर को जो स्टैट्यूटरीली अलग अलग प्रोविजन में एलिजिबल भी है क्लेम एंजॉय करने के लिए या बेनिफिट लेने के लिए, तो सच में उसका क्या लिमिटेशन है और कितने हद तक वो बेनिफिट ले सकता है। इस मुद्दे पे, इस मैटर पे सबसे पहला जो कंडीशन है या सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, हर एक लेबर लॉज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप एज ए HR पर्सन या एज ए एम्प्लॉई या एज ए वर्कर, तो आपको ये समझना पड़ेगा उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि डेथ बेनिफिट कौन से एक्ट में लेने से या कौन से प्रोविजन के अंदर लेने से ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, मैं इसको चूज करके इसको चूज करूं, मुझे ये सही के अंदर नहीं चाहिए, इसमें कम आता है और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में ज़्यादा आता है, तो अगर आप ऐसे हिसाब किताब करते रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है उस प्रोविज़न का या उस एक्ट का या उस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका सिंपल ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको या किसी एम्प्लॉय को ऑक्यूपेशनल डिजीज या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट होती है तो उसको या उसकी फैमिली को कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ये उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन एक ESI का ऑब्जेक्टिव क्या है। ESI में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें उसकी फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी, उसको फ्यूनरल एक्सपेंस मिलेंगे, उसको लीव जिस समय पीरियड में वो एब्सेंट है, मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रीटमेंट हो रहा है मेडिकल में, एब्सेंट है, उस पीरियड का भी उसको पैसा मिलेगा। 50% हो सकता है, 75% हो सकता है, जो भी है। उसमें मैटरनिटी भी आ जाती है जो प्रेगनेंसी के समय एक वुमेन एम्प्लॉय को मिलता है, उसमें बहुत सारी कवरेज रह जाती है। दूसरा लेबर वेलफेयर फंड का क्या है। तो लेबर वेलफेयर फंड का वो सिंपल सा मतलब है कि जो पैसा एज ए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है या एज ए एम्प्लॉय आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस जो वर्कफोर्स है, जो लेबर क्लास है या जो वर्कर क्लास है, जो वर्कफोर्स है, उनको ज़रूरत पड़ने पे उनको मदद किया जाए उनकी वेलफेयर एक्टिविटी में। वेलफेयर यहाँ पे खाली पैसा दे देना नहीं होता है, उनकी बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, उनकी बच्चों की मैरिज हो सकती है, या कुछ नेचुरल डिजास्टर आया, साइक्लोन आया, फ्लड आया, उस समय वो लेबर वेलफेयर फंड से उस लेबर वर्कफोर्स को पैसा मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेथ क्लेम सेटलमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर। सेम एक प्रोविडेंट फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब रिटायर करो या जब आपके हाथ में नौकरी ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, तो वहाँ से जो जमा किया हुआ धनराशि आपको एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिल सके या एज ए पेंशन मिल सके। और उसका एक एडिशनल बेनिफिट है डेथ इंश्योरेंस, जो आपकी
फैमिली को मिलेंगे। तो हर एक एक्ट की, हर एक स्कीम की एक अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर आप उसमें लड़ने जाओ कि मुझे तो ईएसआई के अंदर ही डेथ इंश्योरेंस क्लेम करनी है क्योंकि उसमें मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसकी ऑब्जेक्टिव ही अलग है। जब आपको यह समझ में आ जाएगा एक एक्ट की, एक लॉ की, एक स्कीम की ऑब्जेक्टिव ये है और मुझे इसी रास्ते में जाना है और इस पॉलिसी को इस तरह से यूटिलाइज करनी है, तब आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। और एक दुविधा है, मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट भी है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965 भी है और ये साई के अंदर भी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। तो आपको किस में ज़्यादा फायदा मिलेगा, मैटरनिटी में या ये साई के अंदर जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसमें? तो आप बोलोगे नहीं, मुझे तो उसमें मैटरनिटी मिलने चाहिए, मुझे इसमें क्यों मिलेगा? तो आपको समझना पड़ेगा उस एक्ट की, उस स्कीम की, उस प्रोविजन की ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसको अगर ध्यान से समझोगे, मान लीजिए ईएसआई के लिए आप एलिजिबल होते हो अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम होता है, तब आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा, मेडिकल केयर भी मिलेगी, फ्यूनरल एक्सपेंस भी मिलेगा, लीव विथ वेजेस भी मिलेगा, सब मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो आप तो क्लेम ही नहीं कर सकते मैटरनिटी बेनिफिट। तो अब आप किस में जाओ? तब आप मैटरनिटी बेनिफिट में जाओगे। इसकी एक अलग वीडियो बननी चाहिए मुझे लगता है। अगर कोई आपको इंटरव्यू में ये पूछे कि जब ये साई के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है तो फिर अलग से एक क्यों स्कीम बना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965, जबकि ये साई 1948 में बन चुका था। लगभग 20 साल बाद गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि अलग से एक स्पेशल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बननी चाहिए? इसके बारे में एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, वो मैं बना के दे दूंगा आपको, आप उसको देख लेना। तो इसमें मेरा सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप इस प्रोफेशन में हो, लेबर लॉज की लाइन में हो या एचआर की प्रोफेशन में हो और आपकी जॉब लाइफ में ये सारे चीज़ें आती है, लेबर लॉज, पीएफ, ईएसआई, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, ग्रेच्युटी, बोनस, अगर ये सारे चीज़ें में आप उलझे हुए रहते हो, दिन भर एक्सेल शीट में कैलकुलेट करते हो, तो शायद इस नॉलेज की या इस कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए कि हर एक लॉ को या हर एक एक्ट को आप उसकी अपनी नज़रिए से मत देखिए, उसकी ऑब्जेक्टिव की नज़रिए से देखिए या उसकी ऑब्जेक्टिव की डिमांड क्या है वो देखिए। अगर आप वो समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केस में हर वर्कर का या हर एम्प्लॉय का केस बहुत डिफरेंट होता है और अलग अलग स्टेट में सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग फैक्ट्री में सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। तो अगर आप एक एक्ट की ऑब्जेक्टिव को समझ गए, वो क्या चाहता है, उसकी शुरुआत क्यों हुआ है, उसका ओरिजिन क्यों हुआ है, वो एक्ट बना ही क्यों, अगर ये आप समझ गए तो इसकी जो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। भले ही आपकी सर्कमस्टेंसेस या आपकी फैक्ट्री की डायनामिक्स कुछ भी हो, अगर आप एक्ट की ऑब्जेक्टिव समझ गए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप रिलेट कर पाओगे और आपकी प्रॉब्लम की सल्यूशन ऐसे मिल जाएगा। नहीं तो आप घूमते फिरोगे उसके अंदर। तो ये मुझे शेयर करना था, आप तक पहुंचाना था। तो आई होप अगली बार से जब आप किसी भी लेबर लॉज को पढ़ोगे या उसको समझोगे या कहीं पे समझाओगे या कैलकुलेशन करने बैठोगे, तो आपके दिमाग में उसकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सेक्शन, चैप्टर, फॉर्म्स, शेड्यूल, वो सब बाद में आते हैं, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। अगर ये आप समझ गए उसका मकसद क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों बनाया गया है, अगर ये
इसकी कंसेप्ट, उसकी ओरिजिन आप समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिलेगा, और आप इसी तरह की वैल्यू अगर चाहिए रिलेटेड टू लेबर लॉज या इंडस्ट्रियल लॉज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।